जमींदार रोशन लाल की हवेली पर बहुत भीड़ लगी थी। उनकी हवेली की नीलामी हो रही थी। शहर से भी कई लोग आए थे। बोली लग रही थी। 5 लाख एक, किसी को कुछ कहना है? 5,50,000, 6 लाख, 7 लाख, 7 लाख। और कोई खरीददार है क्या? भीड़ में सन्नाटा छा गया और कोई आगे नहीं बढ़ा। 7 लाख में हवेली का सौदा हो गया। हवेली खरीदने वाले चाबियां हमें दी जाएं और ये लीजिए पैसे। उन्होंने ब्रीफकेस से 7 लाख रुपए गिन दिए। सेठ रोशन लाल और उनका परिवार बेघर हो गए थे। बेटे की पढ़ाई के लिए उन्होंने पुरखों की बनाई हवेली गिरवी रखकर कर्जा लिया था। सोचा था बेटा पढ़ लिख कर नौकरी करेगा तो सारा कर्जा चुका दूंगा, परंतु बेटा तो पढ़ लिख कर परदेश जा बसा। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि माता पिता किस हाल में हैं। 7 वर्षों से सेठ रोशन लाल बैंक वालों को टालते रहे, पर अब हवेली नीलाम हो गई। चलो, अब यहाँ कुछ नहीं है। हम चलकर अपने खेत के ट्यूबवेल वाले घर में रहेंगे। इस बार की फसल कट जाएगी तो उस घर को ठीक करवा लेंगे। लोग क्या कहेंगे? जिसको जो कहना था कह चुका होगा। इतनी बेइज्जती सहने के बाद हमारी इज्जत बची है क्या? चलो, जल्दी चलो। सेठ जी अपनी पत्नी के साथ ट्यूबवेल वाले घर में चले गए, जहाँ चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली हुई थी। यहाँ कैसे रहेंगे हम? मैं अभी एक मजदूर बुलाकर ले आता हूँ। वो सब ठीक से सफाई कर देगा, रहने लायक हो जाएगा। क्या से क्या हो गया? अब तो नाम के सेठ रह गए। सारा व्यापार डूब गया। कर्ज लेकर बेटे को पढ़ाया था कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, पर वो तो सबसे बड़ा भगोड़ा साबित हुआ। तब तक सेठ जी जो मजदूर पकड़कर ले आए, उन्होंने थोड़ी देर में ही घर बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया और जरूरत का जो सामान हवेली से पहले ही निकाल लिया था, करीने से लगा दिया। खाने में क्या बनाऊं? रहने दो, अभी तो कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है। बहुत थक गया हूँ, रात को कुछ बना देना। पार्वती भी आकर चारपाई पर लेट गई। लेटे लेटे ही नींद आ गई। अचानक एक खड़खड़ाहट की आवाज से दोनों उठकर बैठ गए। अरे, ये आवाज कहाँ से आई? देखती हूँ। पार्वती ने उस विशाल कमरे पर नजर दौड़ाई तो देखा कोने में एक तिजोरी पड़ी थी। आवाज उसी में से आ रही थी। ये कैसी तिजोरी है? देखूं तो इसमें क्या है? पार्वती ने तिजोरी खोलनी चाही, पर उससे खुली नहीं। तब रोशन लाल उठकर आए। उन्होंने जैसे ही तिजोरी को हाथ लगाया, तिजोरी झट से खुल गई। खोलकर देखा तो वो खाली पड़ी थी। अपने संदूक का जो भी कीमती सामान है इसी तिजोरी में रख जाते हैं। वैसे भी हम यहाँ इतने सुनसान जगह पर रह रहे हैं, कोई चोर आ गया तो हमारी आवाज भी कोई नहीं सुन पाएगा। मैं अपनी सोने की चूड़ियाँ और गले की चेन भी इसी में रख देती हूँ। अब तो खुद ही सारे काम करने होंगे तो चूड़ियाँ घिस जाएंगी। जो ठीक समझो वो रख दो। पार्वती ने कुछ कागजात, अपने हाथ की चूड़ियाँ, गले की चेन और कुछ नकदी रुपए तिजोरी में रख दिए। अब मैं कुछ बना लेती हूँ। सेठ रोशन लाल कुएं से पानी लेकर आए तो पार्वती ने लकड़ी के चूल्हे पर दाल और सब्जी चढ़ा दिया। आटा गूंथकर रोटी सेंक ली। खा पी कर रात को सो गए। तभी अचानक सेठ रोशन लाल को याद आया कि बैंक की एक पासबुक थी जो बहुत दिनों से भरवाई नहीं थी। उन्होंने पासबुक निकालने के लिए उठकर तिजोरी खोली। तिजोरी खोलते ही चौंक गए। पार्वती, ये देखो, जल्दी आओ। बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। अब क्या हुआ? अरे ये देखो, तुम्हारे पास तो 2 चूड़ियाँ थी ना, इसमें तो कितनी सारी चूड़ियाँ हैं और गले की चेन भी है। क्यों हंसी उड़ाते हो? इतनी मुश्किल की घड़ी में भी तुम्हें ठिठोली सूझ रही है, वो भी आधी रात को। अरे आकर देखो तो सही। पार्वती जब तिजोरी के सामने आकर खड़ी हुई तो आश्चर्य से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये सब तो सोने की चूड़ियाँ हैं। उसने जैसे ही हाथ बढ़ाकर चूड़ियाँ उठानी चाही, तुम इस तिजोरी में जो भी गहने और रुपए रखोगे वो दुगुना हो जाएगा। पर तुम बोल कैसे सकती हो? मैं स्वर्ण परी की तिजोरी हूँ। एक बार स्वर्ण परी एक दुष्ट राक्षस से बचने के लिए छिपते छिपते यहाँ आई थी। वो इधर उधर भाग रही थी, तब मैंने उसे यहीं छुपा लिया था।
राक्षस के जाने के बाद स्वर्ण परी ने मुझे जादुई छड़ी के जादू से जादुई बना दिया था। आज तक तो कभी किसी ने नहीं बताया कि मेरे ट्यूबवेल वाले घर में जादुई तिजोरी है। हमेशा यहाँ मजदूर रहते थे। आज तक किसी ने तिजोरी में आभूषण और नकदी रखे ही नहीं। ओह, इस वक्त हम बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं। तुमने हमारा रास्ता आसान कर दिया। हम किस तरह से तुम्हारा धन्यवाद करें? सेठ, मैं स्वर्ण परी के इंतजार में बरसों से यहाँ बैठी हूँ कि शायद कभी वो फिर से आ जाए, पर वो कभी नहीं आई। तुमने मेरी गई इज्जत बचा ली। मैं दोबारा अपनी हवेली खरीद कर उसी में तुम्हें ले चलूंगा। ना ना सेठ, ऐसी गलती कभी मत करना। मुझे यहाँ से मत हटाना। क्या पता मेरी जादू ही खत्म हो जाए। पार्वती के तो पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उन्होंने सारे गहने और नकदी निकाल कर देखे, फिर उसी तिजोरी में रखकर तिजोरी बंद कर दिया। जाओ, आज मजदूर बुलाकर इस तिजोरी की रंगाई पुताई करा दो। इसने हमारी कितनी मदद की है। सेठ रोशन लाल ने तिजोरी की रंगाई पुताई अपने सामने करवा दी। दूसरे दिन जब उन्होंने तिजोरी खोली तो सब कुछ दुगुना हो गया था। हम एक अलमारी ले लेते हैं, आखिर इतना सामान रखेंगे कहाँ? सेठ रोशन लाल दूसरे दिन ही एक स्टील की अलमारी ले आए। उसको तिजोरी के बगल में ही रख दिया और कुछ नकदी और जेवर उसी तिजोरी में छोड़कर बाकी सारी नकदी और गहने अलमारी में रख दिए। 6 महीने के भीतर ही उनके पास बहुत सारे जेवर और नकदी हो गई। पार्वती, क्यों ना हम इसी घर के पास ही अपनी नई हवेली बना लें? जमीन तो हमारे पास है ही। ठीक कहते हो तुम। दूसरे दिन ही सेठ रोशन लाल शहर के मिस्त्री बुलाकर ले आए और उन्हें हवेली बनाने का जिम्मा सौंप दिया। हमारा ये कमरा हवेली के बीचों बीच होना चाहिए। पर सेठ जी, यह तो बहुत पुराना कमरा है। इसको तोड़ दिया जाए तो हवेली की खूबसूरती दुगनी बढ़ जाएगी। अगर तुम बना सकते हो तो बनाओ, वरना मैं किसी और से बनवा लूंगा। मैं कल से काम शुरू कर देता हूँ। देखो भैया, जल्दी से जल्दी हवेली तैयार हो जानी चाहिए। जी मालकिन, हमारे सारे मिस्त्री अब यही हवेली बनाएंगे। 1 साल के भीतर उनकी आलीशान हवेली बनकर तैयार हो गई। जादुई तिजोरी उनकी हवेली के बीचों बीच रखी हुई थी। सेठ रोशन लाल ने हवेली के गृह प्रवेश की पूजा करवाई। उन्होंने सभी मिस्त्रियों के परिवार वालों और गांव के गरीब मजदूरों को भी खाने का निमंत्रण दिया। खूब दिल खोलकर खर्च किया। सबके जाने के बाद स्वर्ण परी की तिजोरी, सबने इतना कुछ खाया, तुमने कुछ नहीं खाया। आज तो मैं धन्य हो गई। जब तुमने पूजा करवाकर भोग लगाया तो सबसे पहले मुझे ही तो याद किया था। मैंने तो सबसे पहले खा लिया था। चलो अब आराम कर लेते हैं। दोनों सोने गए तो थकान की वजह से नींद आ गई। रात को अचानक एक तेज रोशनी हुई। अरे देखो तो कैसी रोशनी हो रही है। उन्होंने देखा तो तिजोरी का दरवाजा खुला था और स्वर्ण परी उस तिजोरी से बात कर रही थी। दोनों चुपचाप जाकर उनकी बातें सुनने लगे। तुमने अपनी जादुई होने का सबसे सही उपयोग किया है। देखो आज सेठ ने कितने गरीबों को भोजन करवाया है। उनकी मदद हमेशा करना। मैं चलती हूँ। तब तक पार्वती उसके सामने अपना आंचल फैलाकर, स्वर्ण परी, आपने हमें इतना कुछ दिया है, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। आप रुकिए। पार्वती दौड़कर उनके लिए एक कटोरी में खीर लाई। आपकी ममता ठुकराकर आपका बेटा कैसे रह सकता है? आपका बेटा तो बहुत बीमार दिख रहा है। क्या उसको कोई बीमारी थी? नहीं तो हमें हमारे बेटे से मिलवा दो स्वर्ण परी। जैसे इतनी दया की है वैसे ही एक और सही। स्वर्ण परी ने अपनी छड़ी घुमाई और तत्काल उनका बेटा हाजिर हो गया। उसकी आंखें अंदर को धसी हुई थी, गाल पिचके हुए थे, चेहरा पीला पड़ गया था। अरे मेरे लाल, क्या हो गया तुझे? माँ, तुम सब यही सोच रहे थे ना कि मैं वापस क्यों नहीं आया? किस मुंह से आता? जिस उम्र में मुझे आप लोगों का सहारा बनना चाहिए, उस उम्र में मैं टीबी जैसा घातक बीमारी से पीड़ित हो गया। कैसे आता? इतना कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। तुम स्वस्थ रहो और अपने माता पिता के साथ ही अपनी बाकी जिंदगी गुजारो। इतना कहकर स्वर्ण परी आसमान में उड़ गई। आपने देखा, ऐसी ही हमारी स्वर्ण परी है।
सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। जादुई तिजोरी उनके घर की सदस्य बन गई थी। राजू अपने माता पिता के साथ पहाड़ों की घाटी में बसे एक गांव में रहता था। वो लोग बहुत गरीब थे। उसके पिता किशोर लाल की नुक्कड़ पर ही एक चाय की दुकान थी। माता पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए, परंतु 15 साल के राजू का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी न था। वो 10वीं में पढ़ता था। स्कूल जाता तो रोज उसकी शिकायत आती थी। कभी किसी का हाथ तोड़ देता तो कभी सिर फोड़ देता। एक दिन, अरे तूने तो नाक में दम कर दिया है, रोज तेरी शिकायत आ जाती है। इससे अच्छा कल से तू दुकान पर ही बैठकर चाय बनाने के काम में मेरी मदद किया कर। पिताजी, मैं क्या करूं? जा, ये चाय के बर्तन धो कर ले आ। वो पूरे दिन दुकान पर ही रहा। कभी ग्राहकों को चाय देता तो कभी भागकर बर्तन धोने लगता। राजू चुपचाप चाय के बर्तन धो रहा था। तभी उसके स्कूल की छुट्टी हो गई और सारे बच्चे झुंड बनाकर उसी सड़क से निकल रहे थे। सब उसका मजाक बनाने लगे। अरे वो देखो, चाय के बर्तन धो रहा है, पढ़ाई लिखाई तो करना नहीं है, ये इसी लायक है। राजू को बहुत गुस्सा आया। उसने चाय का पैन उठाया और उसके सिर पर दे मारा। उसी समय उधर से एक बुढ़िया जा रही थी। पैन उसके सिर से टकराया और वो गिर पड़ी। दादी माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं मारा था। बेटा, तुमने किसी को तो मारा होगा ना। वो पैन जिसको भी लगता उसका यही हाल होता। राजू ने जल्दी से बुढ़िया को सहारा देकर उठाया। उसकी कमर बिल्कुल झुकी हुई थी। उसने बुढ़िया को अपनी दुकान के पास सहारा देकर बिठा दिया। तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी और चाय लेकर आता हूँ। थोड़ी ही देर में वो चाय लेकर आया। उसने उस बुढ़िया को चाय पिला दी। तुमने मुझे मारा भी और मुझे चाय भी पिलाई। तुम एक नेक दिल बच्चे हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये लो, ये जादुई केतली है। इसमें जितनी भी चाय बनाना चाहो बन जाएगी। ये कहकर बुढ़िया वहाँ से गायब हो गई। वो अपने हाथों में केतली पकड़े उधर ही देखता रह गया। तभी, अरे चाय का पैन धुल गया हो तो जल्दी लेकर आ जा और चाय चढ़ा दे। देखता नहीं है, शाम का टाइम है, सब लोग भीड़ लगाए हैं। राजू ने जल्दी से उसी केतली में पानी डालकर चढ़ा दिया। जब उसमें अदरक और चाय की पत्ती डालने के लिए उसका ढक्कन खोला तो देखा चाय तो पहले से ही बनकर तैयार थी। बिना कुछ बोले उसने चाय के गिलासों में चाय निकाल दी। जिसने जिसने भी चाय पी सब लोग वाह वाह कर उठे। भाई किशोरी, मानना पड़ेगा, तुम्हारे बेटे के हाथों की चाय में बहुत स्वाद है। मुझे एक गिलास चाय और दे दो। उस दिन सबने 2-2 गिलास चाय पी। किशोरी लाल बहुत खुश हुआ, पर जब उसने देखा कि सबके चाय पी लेने पर भी पूरी केतली अभी भी भरी हुई थी, तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। इतनी चाय क्यों बनाई? अब सारा दूध, पत्ती और चीनी बेकार हो गया ना। बाबा, मैंने तो कुछ भी नहीं डाला। किशोरी लाल ने देखा कि सारा सामान जस का तस पड़ा हुआ था। ये सब कैसे हुआ? तब राजू ने उन्हें सारी बातें बताई। अच्छा, इस बारे में और किसी से कुछ नहीं कहना। चलो चाय घर ले चलो। जब वो दोनों घर आए तो, अरे ये केतली घर क्यों लेकर आ गए? देखो, तुम्हारे लाडले ने क्या मस्त चाय बनाई है। आज लोगों ने 2-2 गिलास चाय पी है। जरा मुझे भी पिला अपनी चाय राजू। राजू ने माँ को चाय दे दी। चाय का घूंट भरते ही, ऐसी चाय तो मैंने कभी पी ही नहीं, क्या स्वाद है। किशोरी लाल ने बची हुई चाय घर के पीछे बनी क्यारियों में डाल दी। सुबह जब वो लोग सोकर उठे तो, अरे जल्दी उठो, देखो हमारी क्यारियों में कितने सुंदर सेब के पेड़ लगे हैं और उन पर लाल लाल सेब भी लगे हैं। किशोरी लाल तो समझ गया कि ये सब उसी जादुई केतली का चमत्कार है। एक काम करो, हम सेब तोड़कर तुम्हें दे देते हैं। तुम ये सेब लेकर बाजार में बेच दो। हम चाय की दुकान पर जाते हैं। राजू की माँ ने टोकरी सिर पर रखी और बाजार चली गई। उसके सेब खत्म ही नहीं हो रहे थे। जितना भी बेचती, सेब की टोकरी भर जाती।
आखिर में थककर वो घर आई। तब तक राजू और किशोरी लाल भी आ गए थे। सबने दिन भर की अपनी अपनी कहानी सुनाई। ये तो बड़ा चमत्कार हो गया, चलो हमारी गरीबी कट जाएगी। उनका सेब का पेड़ हमेशा लाल लाल सेबों से लदा रहने लगा। राजू की माँ दिन भर सेब बेचती, राजू और किशोरी लाल चाय की दुकान चलाते। कुछ ही दिनों में उनके पास काफी पैसा हो गया। सोचता हूँ अब एक पक्की दुकान खरीद लूं, वहीं चाय भी बनेगी और तू सेब भी वहीं बैठकर बेच देगा। हाँ बाबा, ये ठीक रहेगा। हमारे सेब इतने रसीले हैं कि जो भी एक बार खा लेता है उसको स्वाद भूलता नहीं है। उन्होंने कुछ ही दिनों में पक्की दुकान खरीद ली। उनकी खूब आमदनी होने लगी। जो चाय बच जाती उसे सेब के पेड़ में डाल देते। अब उनका रहन सहन बिल्कुल बदल गया। घर भी पक्का हो गया। बाबा, हम एक मोटरसाइकिल भी खरीद लेते हैं। हाँ बेटा, तूने तो मेरी दिल की बात छीन ली। जिस दिन वो मोटरसाइकिल लेकर आए उस दिन पूरे गांव वाले उनकी मोटरसाइकिल देखने आ गए। सबके मुंह पर एक ही बात थी, अरे किशोरी लाल, किस्मत हो तो तुम्हारे जैसे। बेटा जवान हो गया। जिस दिन से दुकान पर बैठा तुम्हारा तो भाग्य ही खुल गया। सब आप लोगों का आशीर्वाद है भाई जी। बेटा आप लोगों के बच्चों की तरह पढ़ लिख तो ना सका, पर दुकान संभाल ली। राजू झटपट मिठाई लेकर आया। उसने सबको बांट दिया। उनकी बहुत तरक्की होती देखकर मुन्ना ईर्ष्या से जल उठा। बार बार मोटरसाइकिल के चारों तरफ घूमने लगा। कितने की है रे राजू तेरी मोटरसाइकिल? 25,000। कहते हैं जब अचानक पैसा आ जाता है तो आदमी का दिमाग चढ़ जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? मुन्ना, हमारे पास मेहनत का पैसा है, अचानक नहीं आ गया। इसके बाद राजू अपनी दुकान पर बैठे बैठे ही पढ़ाई भी करता। उसका गुस्सा भी बहुत कम हो गया था। एक दिन जब वो दुकान पर बैठा था तब बहुत भीड़ थी। मुन्ना आया और मुझे तो लगता है ये लोग अपनी चाय में कुछ नशे की चीज मिलाते हैं। लोगों को इसीलिए चाय पीने की आदत पड़ गई है। एक दो लोगों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। धीरे धीरे बात फैल गई। कई दिनों तक वो दुकान पर आकर ऐसे ही बातें बोलते। धीरे धीरे उनकी दुकान पर लोगों का आना कम होने लगा। एक दिन ऐसा भी आया कि उनकी दुकान पर चाय पीने कोई नहीं आया। तुम्हारे दोस्त झूठी अफवाह फैला रहे हैं, हमारी दुकान बंद ही करवा देंगे। बाबा, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। राजू एक दिन दुकान पर बैठा था। उस दिन बहुत ठंड थी। तभी वही बुढ़िया कांपते हुए आई। आओ दादी, बड़े दिनों बाद आई हो, पहले चलकर चाय पी लो, कुछ गर्मी आ जाएगी। राजू ने जैसे ही उसको चाय पिलाई उसकी झुकी हुई कमर बिल्कुल सीधी हो गई। अरे इस चाय में जरूर तुम कुछ मिलाते हो। देखो सब लोग, मैं तो ठीक हो गई। सालों से मेरी कमर झुकी हुई थी। किशोरी लाल की दुकान पर भीड़ लग गई। सबने सोचा ये तो पागल हो गई। उस बुढ़िया को देखने के लिए जितने भी लोग खड़े थे, ठंड की वजह से सबने चाय मांगकर पी। तभी अरे मेरे कान में दर्द था, मैं तो वैद्य जी के पास दवा लेने जा रहा था, लेकिन चाय पीते ही ठीक हो गया। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। उस घटना के बाद किशोरी लाल की दुकान फिर से चल पड़ी। राजू भागते हुए बुढ़िया के पास गया। दादी, तुम कौन हो? सच सच बताओ। तेरा काम हो गया ना, जा आम खा। पेड़ गिनने की जरूरत नहीं है। गिनना है तो अपने पेड़ों के सेब गिन। इतना कहकर बुढ़िया फिर गायब हो गई। उसके बाद राजू ने 10वीं की परीक्षा दी। वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। उसने आगे की पढ़ाई भी पूरी कर ली। उनके पास अब धन दौलत की कमी न थी। उसने बड़े होकर सेब का बगीचा खरीद लिया और सेब का व्यापार कर लिया। जहाँ हाथ डालता वहाँ सोना बरसने लगता। इसलिए कहते हैं दान दुखियों की सेवा में ही भगवान बसते हैं।